General Manager, Airport Authority of India, Nagpur, Captain Pankul Mathur, Vice President and Director of Flight Operation, Air India, Dr. Vijay Sharma, Secretary, AID Nagpur, Sri Alok Yadav, General Secretary, Air Traffic Control Guild, और उपस्थित सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन के सभी सम्मानीय सदस्यगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले आपका ये कॉन्फ्रेंस नागपुर में हो रहा है। बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। 2014 में हमारी सरकार जब आई तो प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। हमारे 4 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ये 4 बातें अगर देश में विकसित होगी तो काफी बड़ी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप होगा। और इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस अगर डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, गरीबी दूर होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यही उद्देश्य सामने रखा गया। मुझे बहुत खुशी है कि एविएशन सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है और इसी का कारण यही है कि पहले 75 एयरपोर्ट थे, अब 150 हो गए और 22% एविएशन सेक्टर में इंक्रीज है। और इसमें कंपटीशन भी है, पर बीच में कुछ समय में कुछ एयरलाइंस बंद पड़ गई। उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को पड़ा तो कंज्यूमर को पड़ा। व्हेन देयर इज ए मोर कंपटीशन तो रेट रीजनेबल रहते हैं। जब मोनोपोली होती है तो रेट जो है वो काफी बड़े प्रमाण पर बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में बहुत सी चेंजेस हुए हैं। मुंबई के एयरपोर्ट में काफी वेटिंग लिस्ट होती थी, तब वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहां का जो रिवर था, मीठी नदी का, उसके ऊपर एक ब्रिज बना है और ब्रिज बनाने के कारण समय बच गया तो ज्यादा फ्लाइट्स वहां से उड़ने लगी। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है जिसको करने से निश्चित प्रमाण में हमें विकसित होने में मदद होगी। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एमपीबीएस सी प्लेन हमारे देश में लाने की कोशिश की। मैं खुद उस हवाई जहाज में बैठकर मुंबई के समुद्र में उतरा हूं और उसके बाद ये एमपीबीएस सी प्लेन के कानून बनाने थे। कानून बनाने के लिए जब बात चली तो एविएशन मिनिस्टर को मैंने कहा, अब आप यहां मेहमान करके आए हो, ज्यादा साफ बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। आप लोगों को जल्दी जल्दी काम करने की आदत नहीं है, डिले बहुत होता है। तो एक दिन मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन को बुलाकर कहा कि आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहूंगा। ऑलरेडी कहता हूं क्योंकि पानी में चलती है। तो कानून बनाने का अधिकार तुम्हारा भी है और मेरा भी है, और महीने भर में तुमने निर्णय नहीं किया तो मैं अपना कानून बना के बिल फाइनल करके पार्लियामेंट में दे दूंगा, फिर आप चिल्लाते रहना। ये कहने के बाद फिर कानून बना। जो आता वो फाइल में बैठने की आदत बहुत खराब है। मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूं कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। हमारे यहां ये बैठे, यहां एक एयर स्ट्रिप बनानी थी यहाँ की। 1.5 साल इन्होंने हमारे नागपुर की जनता को 50 करोड़ का चूना लगाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, क्योंकि एक छोटी सी एयर स्ट्रिप बनाने के लिए जो काम मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं वही काम करता हूं। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए और ये एयर स्ट्रिप मैंने उनको कहा कि मैं हफ्ते में बना देता हूं, नहीं बना तो आप बोलो वो सजा दे दो। ये 1.5 साल लटका के बैठी आपकी अथॉरिटी। इतने लोगों को चक्कर दे। एक दिन मैं खुद एयरपोर्ट पे गया, काफी नाराज हुआ। मेरे यहां मैंने एयरपोर्ट एविएशन सेक्रेटरी और मिनिस्टर को बुलाया, खूब डांट पिलाई मैंने उनको, क्योंकि वो एयर स्ट्रिप करने वाला कॉन्ट्रैक्टर
एक इंजन ट्रोलर लगा के खड़ा रहता था 1.5 साल उसने कहा, और लोगों को कहते थे कि नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस चुनाव का टाइम है, उनकी स्पेशल फ्लाइट आती है, इसलिए हमने काम नहीं किया। ये ऐसे काम से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये 1.5 साल में एयरलाइंस के टाइम टेबल बदल गए और उन्होंने हमसे वसूली की जनता से और टिकट रेट बढ़ा दिए, क्योंकि आपने एयरपोर्ट 10 बजे बंद कर दिया और बंद करने के बाद 10 बजे से काम भी नहीं होता और प्लेन भी नहीं होता था। ये साल भर चला और पूरे जनता को आपने तकलीफ दी। आज भी मेरे मन में इसका गुस्सा है और हमने 50-60 करोड़ रुपए रेट बढ़ाते हुए लोगों को एयरलाइन ने टिकट बढ़ाकर हमने चुकाया। और जब मैंने बोला तब वो एयर स्ट्रिप को वो बिटुमेन डालने का काम हुआ। कोई कठिन नहीं था, एक 4-5 रोलर लगा के डे एंड नाइट काम करते, 7-8 दिन में होता। अभी मैं मेरे डिपार्टमेंट में यही रोड बनाते हैं, 40 किलोमीटर पर डे रोड बनाते हैं। और अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे। तो पहला था बड़ौदा मुंबई हाईवे पर, दिल्ली मुंबई हाईवे पर हमने, तो ये जो तुमने जितनी एयर स्ट्रिप बनती उतना काम 2 दिन में किया था और आपने 1.5 साल हमको तकलीफ दी। अब मेरा अच्छा नहीं बोलना आपको, आप मेहमान करके आए हो, पर मेरा भी दर्द है तो मैं आपको बताऊं। तुमको 6वां वेतन आयोग लो, जो कुछ बातें करो, पर फाइनेंशियल ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। अभी आपके नियम जो बने हुए हैं वो समय के अनुसार बदलने चाहिए। वर्ल्ड में क्या नियम है एटीसी का? मैं अक्सर, बहुत बार मुझे मौका मिलता है कि मैं हेलीकॉप्टर से दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से इधर उधर जाने कहाँ पड़ता है। तंग आ गया मैं। एक तो हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद 1-1 घंटा उड़ने की परमिशन नहीं मिलती, फिर मिली तो मुझे अगर मथुरा जाना है तो पहले मुझे हरियाणा जाना पड़ता है और पूरी प्रदक्षिणा मार के एयरपोर्ट अथॉरिटी को नमस्कार किया, फिर मथुरा। चौबे करके एक सेक्रेटरी थे, तब मैंने उनको बताया था कि ये नियम बदलो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के। तो उन्होंने कहा हम बनाए तो 5000 फुट के नीचे वो आपके कंट्रोल के बाहर करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। हुआ ही नहीं। अभी मैं एक दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाद एक टनल बन रही है, एक ब्रिज बन रहा है एलिवेटेड रोड का। एक दिन आके बंद कर दिया काम। अब एक दिन वो प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है। वो महीना 1.5 महीना यही चलता रहा। पहले परमिशन ली थी, हाइट कितनी है क्या है, अटका दिया। फिर मैंने ज्योतिराज सिंधे जी को कहा, सेक्रेटरी संजीव कुमार करके थे, महाराष्ट्र कैडर के मेरे पहचान के थे, फिर उनको कहा कि फिर उन्होंने परमिशन दी। तो तुम्हारे अधिकारी की जब बात करते हो तो थोड़ा करते हुए की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि ये डेवलपमेंट होने वाली है। ये नागपुर के बारे में जो आप कहते हो, मैं जब 95 to 2000 मंत्री था तो टाटा कंसल्टेंसी के एक हेम्बाड़कर करके आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि नागपुर से रोज 350 हवाई जहाज ऊपर से जाते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं मुझे। तो बोले दिखते नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इतने हवाई जहाज यूरोप जाते हैं वो नागपुर से जाते हैं। और मेरा कंसेप्ट ये है कि वो जो कार्गो लेकर जहाज निकलेंगे वो नागपुर उतरेंगे और नागपुर में फ्यूएल लेंगे और फिर उड़ के जाएंगे। तो फ्यूएल के वजन कम होने के कारण कार्गो ज्यादा बढ़ेगा और उसमें इकोनॉमिक वाइबिलिटी आएगी। और इसी पर इंटरनेशनल एयर कार्गो हब और पैसेंजर हब करके मिहान का काम उस समय मैंने शुरू किया था। आज मिहान काफी बड़ा हुआ। अभी वहां कल ही मेरे पास जीएमआर वाले आए थे और वो एयरपोर्ट का काम जल्दी से शुरू हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी और मैं कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोटेंशियल है। एविएशन में 22% राइज है और अभी ये एमपीबीएस सी प्लेन शुरू नहीं हुए हैं। मेरे एक मित्र है, उनको मैंने आग्रह किया जिनकी एयरलाइंस है, उन्होंने 100 ये एमपीबीएस सी प्लेन लेने की तैयारी की थी और उड़ान में उनको अनुमति भी मिली थी। पर दिक्कत यही है कि कल्पना ये थी कि यमुना से हवाई जहाज उड़ेगा
और ताजमहल के पीछे उतरेगा 15 मिनट में। 2 घंटे में ताजमहल देखेंगे और फिर उड़कर वापस यमुना में आएंगे। कठिन नहीं है वो। अब बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड में अनेक जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। अभी मुंबई में एयरबोट विशेष रूप से नए एयरपोर्ट में जेटी बनाई है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने आग्रह से बनाई वो, और मुंबई की किसी दिशा से 17 मिनट में वहां पहुंचेंगे। अब उसी जगह पर अगर हम लोग ये एमपीबीएस सी प्लेन छोटे छोटे 4 सीटर 6 सीटर इसके टैक्सी शुरू करेंगे तो भी लोगों को राहत मिलेगी। मैंने राज्य सरकार को कहा है कि ये बहुत जगह संभव है, पर इसमें आपके नियम आपने बदले कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बाबा आजम के जमाने में 55-60 के नियम बने हुए हैं, आप ही बनाते हो। हम तो पार्लियामेंट में आप लिखे हुए बातों को साइन करके मंजूर करते हैं। तुम जरा आजमा लो तुम्हारे नियम कब के हैं और अमेरिका के क्या है, वर्ल्ड के क्या है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स क्या है और आपके क्या है। थोड़ा सोचो एक बार, वो कितने बदल चुके हैं और हम कितने पीछे हैं। क्या वो सिक्योरिटी की चिंता नहीं करते? तो नेचुरली हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स रेगुलेशंस को बनाए, जिसके कारण इस सेक्टर में काफी बड़ा रिफॉर्म होगा। मुझे पता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर ऐसा बढ़ने वाला है कि अब 150 जो एयरपोर्ट हो गए वो 500 बनने वाला है। और अभी छोटे छोटे 18 सीटर 24 सीटर विमान ये भी अब पॉपुलर हुए। हमारे कोल्हापुर में एक सज्जन है, मैं जानता हूं उनको, उन्होंने छोटे वो एम्ब्रियल प्लेन थे उसमें इकोनॉमिक सीट तैयार करके वो सक्सेसफुली चला रहे, छोटे छोटे गांवों तक लेके जा रहे। अब कोल्हापुर पुणे से नहीं मिलता दिल्ली एयरपोर्ट तो हिंडन एयरपोर्ट पे उतरते हैं और फुल आते हैं पूरे। तो लोगों की जरूरत है और जरूरत के कारण आपके डिपार्टमेंट का भी एक्सपेंशन होने वाला है, पर एक्सपेंशन भी होना चाहिए और क्वालिटेटिव रिफॉर्म भी होने चाहिए। आपको निश्चित रूप से इसमें अभी जितने एयरपोर्ट ज्यादा बनेंगे उसमें विन विन सिचुएशन है, उसमें आप लोगों का भी फायदा होगा। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है अभी, और इसलिए इस सेक्टर में और ऑर्गेनाइज रूप से विकसित करना, ये विकसित भारत के सपने के लिए आप सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हमको नहीं करना है, ये बिल्कुल सच है, पर यह भी सच है कि समय के अनुसार प्रयोग करने चाहिए। मुझे याद है कि हमारे स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज हमारे बायो एविएशन फ्यूल पर हम लोग देहरादून से दिल्ली तक लेकर आए, और इतना ही नहीं तो टाटा ने विस्तारा का भी एक प्लेन उसका प्रयोग हुआ। हमारा देश का किसान अब एविएशन फ्यूल बना सकता है। ये पंजाब और हरियाणा में जो परेली जलती है राइस स्ट्रॉ, इससे पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन पर डे बायो बिटुमिन जो राइस स्ट्रॉ से बनता है, और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनेगी। वो बनना शुरू हुआ है, और जो बायो बिटुमिन बना उसका अभी 1 किलोमीटर रोड पहली बार नागपुर जबलपुर हाईवे पर NH पर ये मनसर के पास हमने बनाया, और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया दैट प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये भी बायो फ्यूल है। इसके बारे में डावोस में चर्चा हुई, और बहुत जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में ये सोचा जा रहा है कि 5% पेट्रोलियम फ्यूल में बायो फ्यूल डालनी पड़ेगी, और हिंदुस्तान इसके लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इसलिए हवाई जहाज बढ़ेंगे, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ेगी, फिर एमपीबीएस सी प्लेन आएंगे, हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है बड़े प्रमाण पर। उत्तराखंड में आप देखते हैं कि कितने लोगों को बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत है, और हेलीकॉप्टर पुराने हैं तो एक्सीडेंट हो गए। अभी हमने वहां केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं, तो रोपवे 5,000 करोड़ की है और उसका वर्क ऑर्डर अभी दिया है। पर आपको आश्चर्य होगा कि 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर हमको 800 करोड़ पर साल रॉयल्टी दे रहा है, ताकि इतना ट्रैफिक है।
तो आने वाले समय में अगर उत्तराखंड में भी हेलीकॉप्टर अच्छे क्वालिटी के होंगे तो 300-400 हेलीकॉप्टर को काम मिल सकता है, में पायलट को काम मिलेगा। हवाई जहाज की संख्या बढ़ रही तो एयर होस्टेस लगेंगी, स्टाफ लगेगा, एटीसी में लोग लगेंगे, जो होंगे उनको प्रमोशन मिलेंगे क्योंकि एयरपोर्ट बड़े होंगे, तो सबका फायदा है। तो एक्सपांशन विथ क्वालिटी, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सब के लिए एक चैलेंज है और उसमें आप भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं और इसलिए एविएशन फील्ड में काफी बड़े प्रमाण पर अब काफी चेंजेस भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट में भी काफी बड़े चेंजेस हो रहे हैं। मैं बहुत बार अपने भाषण में बताता हूं कि रोड पे जाने के लिए अगर 10 रुपए लगते हैं तो रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। एविएशन का खर्चा तो और ज्यादा लगता है और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में 16% थी। अभी इतने में ही केपीएमजी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है और मैंने तय किया कि दिसंबर एंड के पहले वो 7% कम करके हम 9% पर लाएंगे, सिंगल डिजिट में। तो अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 9% हो गई तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो आज विशेष रूप से ये भी आवश्यकता है कि पुराने प्लेन जो होते हैं उसको कन्वर्ट करना गुड्स में, ये बहुत फायदे का है। मैं आपके जैसा एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैंने एक हवाई जहाज वाले कंपनी को कहा था, बहुत बड़ी कंपनी, उनके पास 200-300-400 जहाज है, तो मैंने कहा तुम एक बात याद रखना, जो आदमी को धोने का काम करता है वो लॉस में जाता है और जो माल धोने का काम करता है वो प्रॉफिट में जाता है। तो बोले मैं क्या करूं? बोला तेरी चेयर निकाल के बैग बाहर और तुम माल रखकर करो, काम शुरू कर, तुमको प्रॉफिट बढ़ेगा। और अभी उन्होंने काफी पैसेंजर इसको कन्वर्ट किया, वो अच्छा धंधा मिला उनको। तो नेचुरली अभी फार्मास्यूटिकल के लिए, इंजेक्शन के लिए, जैसे कोविड के लिए जो हमने इसको सबको भेजने के लिए हवाई जहाज की जरूरत पड़ी और वर्ल्ड में भी यही ट्रेंड है। बड़े प्रमाण पर जो भी कुछ, अभी रेलवे पैसेंजर ले जाने वाली ट्रेन घाटे में है, रेलवे जो कुछ मिलता है प्रॉफिट वो गुड्स में मिलता है। रोड पर हमको टोल जो मिलता है वो ट्रक का मिलता है, कार से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो नेचुरली जब माल ज्यादा जाएगा तो नेचुरली सेक्टर और क्वालिटेटिवली इंप्रूव होगा। और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अब डिजिटल के कारण, आईटी के कारण काफी चीजें बदल गई है और हमको अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमारा बराबरी में पहुंचना बहुत जरूरी है और ये आवश्यक भी है और हमारे लोग बड़े इससे काम करते हैं। एक बार मैं कानपुर एयरपोर्ट पे था तो बहुत मौसम खराब था, तो मेरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। तो उस समय एयर वाइस मार्शल देव करके नागपुर के ही थे, तो उनको मैंने फोन किया, उनके पास थी परमिशन। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ करो पर क्लाइमेट ठीक नहीं है, मैं आपको परमिशन देने की हिम्मत नहीं कर सकता, जैसे भी होगा मैं दूंगा, मैं आपको ये कह सकता हूं क्योंकि मैं आपको जानता हूं। तो मैंने उनका आप चिंता मत करिए, जब आपको उचित लगे तब मुझे बताइए। और जब 6:30 पौने 7 बज गए तब मुझे उन्हें 1 घंटे के बाद कहा कि आप निकलिए, क्योंकि सुरक्षा ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का काम बड़ा जोखिमपूर्ण है, जिम्मेदारीपूर्ण है। एक स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस, छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। ये अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके कारण हमारा एविएशन सेक्टर काफी सेफ है और आने वाले समय में सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए हम सबको आगे जाना है। और ये सेक्टर जब विकसित होगा तो नागपुर का इसमें विशेष रूप से योगदान इसलिए रहेगा कि नागपुर ये देश का 0 माइल है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई नागपुर से इक्वी डिस्टेंस पर है और इसके कारण यहां से सेंटर करके पूरे देश का कंट्रोलिंग हो सकता है। इसमें भी काफी संभावना है और हमारे पास जगह भी अवेलेबल है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपकी एटीसी का जो ये जो जैसे पावर ग्रिड है हमारे यहाँ रोड का बन गया है, वैसे ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी एक निश्चित रूप से
ऐसा डील बनेगा। और ये डील जो है ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ये कॉन्फ्रेंस आपके सेक्टर को एक नई दिशा देगी और आप अच्छा काम इसमें और होगा, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे बाहर कार्यक्रम में वर्धा जिले में 11 बजे ही पहुंचना था, तो मैंने कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट के लिए आइए ताकि बाहर से लोग आए। तो मैं केवल आपका स्वागत करने के लिए, आपका धन्यवाद देने के लिए आपके पास आया हूं।